हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं इस सेशन में थोड़ा जेआरएफ और एसआरएफ के बारे में। यूजीसी एनटीए नेट और सीएसआईआर नेट की एग्जामिनेशन देने वाले हर एस्पिरेंट की नज़र होती है जेआरएफ पे। अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि फंडिंग मिलती है पीएचडी के लिए और ये फंडिंग होती है 5 इयर्स की। तो चलिए थोड़ी बहुत नॉलेज हम लें जेआरएफ एसआरएफ के बारे में, और यहाँ जो कुछ रूल्स चेंज हुए हैं लेटेस्ट टाइमिंग में जेआरएफ टू एसआरएफ कन्वर्जन के, उनके बारे में भी इस सेशन में डिस्कस करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जेआरएफ टू एसआरएफ और जेआरएफ की थोड़ी बहुत नॉलेज लेने। चलिए देखते हैं 12th प्लान गाइडलाइंस जो यूजीसी ने जारी किए हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। बहुत लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ जानकारी होती है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती या कम जानकारी होती है। तो ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन जान लें। द जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कीम ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ओपन टू कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ द यूजीसी एंड यूजीसी सीएसआईआर ज्वाइंट टेस्ट। तो नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट की एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स को ही ये जेआरएफ मिलने वाली है। हाउएवर प्लीज नोट that these are qualifying tests only and do not bestow a fellowship upon the candidate। ये एग्जामिनेशन जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई भी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेलोशिप भी मिलेगी। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि फेलोशिप अमाउंट एग्जैक्टली आपको कब और क्यों मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो टारगेट ग्रुप है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन नेट जेआरएफ और सीएसआईआर ज्वाइंट जेआरएफ टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्या है? जेआरएफ आपको अमाउंट या स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड कब मिलनी शुरू हो जाती है? तो जो एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड नेट जेआरएफ और सीएसआईआर नेट जेआरएफ ज्वाइंट टेस्ट। हाउएवर द रजिस्ट्रेशन फॉर द PhD/MPhil is made by the universities, institutions, colleges within stipulated period of 2 years from the date of declaration of result or date of issue of award letter/date of joining the fellowship। तो जिस डेट से आपको डिक्लेरेशन होती है डेट की, या फिर आपको जब अवार्ड लेटर इशू होता है या आप फेलोशिप ज्वाइन करते हैं, इस पीरियड के इसके शुरू होने के साथ 2 साल के अंदर अंदर में आपको पीएचडी या इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर करना होता है, और तभी शुरू होती है आपको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड या फेलोशिप अमाउंट मिलनी। चलिए थोड़ी और जानकारी लें इसके बारे में। टेन्योर ऑफ फेलोशिप कितनी होती है सबको जानकारी होती है, फिर भी एक नजर देख लें। दीज आर इंटीग्रेटेड 5-year फेलोशिप फॉर एमफिल एंड पीएचडी, सब्जेक्ट एकेडमिक क्राइटेरिया इन फोर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। तो एमफिल प्लस पीएचडी अगर इंटीग्रेटेड आपने प्रोग्राम ज्वाइन की है, एमफिल और पीएचडी, तो 5 इयर्स के लिए मैक्सिमम दी जाती है, जिसमें फर्स्ट 2 इयर्स जेआरएफ दी जाती है और सेकेंड नेक्स्ट 3 इयर्स, रिमेनिंग 3 इयर्स एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको दी जाती है। इन दोनों में फर्क होता है, जेआरएफ और एसआरएफ में अमाउंट का फर्क होता है। यहाँ पर आपको अभी जो करंट रेट चल रहा है उसमें 31,000 रुपीज जेआरएफ मिलती है। इसके साथ में कंटिजेंसी अमाउंट भी दी जाती है, एनुअल मंथली जेआरएफ अमाउंट 31,000 और साथ में एचआरए एटसेट्रा भी दी जाती है। अगर क्वार्टर या फ्लैट अवेलेबल या रूम अवेलेबल ना कराया जाए कैंडिडेट को तो एचआरए भी दी जाती है। एसआरएफ अभी जो करंट रेट है वो 35,000 रुपीज पर मंथ है, साथ ही साथ कंटिजेंसी अमाउंट एनुअली दी जाती है और साथ ही साथ हाउस रेंट भी दी जाती है। इसके साथ लीव भी दी जाती है कुछ 30 डेज पर ईयर एटसेट्रा। तो टोटल जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जब आपको ये फेलोशिप मिलती है किसी भी कैंडिडेट को, वो होती है 5 साल। या तो आप इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम करें तो भी, और अगर आप सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम करते हैं तो भी, यानी इसके अबव अगर आप स्ट्रेच करते हैं पीएचडी को तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आपको मिलनी बंद हो जाएगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि
किस तरीके से आपको फेलोशिप मिलती है और आपको रजिस्टर करना है पीएचडी के लिए अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे कंडीशंस लिखे हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। जो कैंडिडेट्स नए हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द फेलोशिप विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द अवार्ड लेटर। तो आपको फेलोशिप ज्वाइन कर लेनी है 6 महीने के अंदर जब आपको अवार्ड लेटर दी जाती है जेआरएफ की, चाहे वो नेट जेआरएफ हो या सीएसआईआर नेट जेआरएफ हो। फॉर द कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड और एडमिटेड इन एमफिल और पीएचडी, द फेलोशिप shall commence फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ जेआरएफ रिजल्ट विच एवर इज एप्लीकेबल। मान लें आपने ऑलरेडी पीएचडी में एडमिशन ली है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एमफिल या पीएचडी के लिए, पर आपको अमाउंट उसके पहले नहीं दी जाएगी। जब तक आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको अमाउंट नहीं दी जाती है। उस डेट से ही दी जाएगी जहां से आपको अवार्ड लेटर मिलता है और आप या फिर आप 6 महीने में फेलोशिप ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट येट रजिस्टर्ड और एडमिटेड इन पीएचडी और एमफिल, द फेलोशिप shall commence फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अ रिसर्च फेलो इन एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम। अब जो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या एमफिल में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब वो रजिस्टर करते हैं उस डेट से उन्हें पीएचडी या एमफिल प्रोग्राम में जिस डेट से वो ज्वाइन करते हैं उस डेट से उन्हें फेलोशिप अमाउंट मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखी है उन्हें जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलने के बाद के डेट से ही अमाउंट मिलती है। द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप इज ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फेलोशिप। 5 साल आपको मिलते हैं ये। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इस तरीके से अगर हम समझे रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी, इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें कि अमाउंट कब मिलनी शुरू होती, रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी इज मैंडेटरी विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अ रिसर्च फेलो। If candidate has not registered himself or herself within 2 years from the date of joining, then fellowship will be discontinued up to his registration for PhD। तो इस तरीके से 2 साल के अंदर आपको पीएचडी के लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड रिसीविंग द अवार्ड लेटर। चलिए आगे बात करते हैं हम कि जेआरएफ टू एसआरएफ में क्या रूल्स हैं और कैसे उसमें क्या चेंजेस अभी रिसेंट ईयर्स में आए हैं, तो वो एक नज़र हम देखते हैं। चलिए जेआरएफ टू एसआरएफ में डायरेक्ट आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसके लिए एक रूल बनाया गया है यूजीसी के द्वारा। ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 years ऑफ अवार्ड, the fellow may apply to the department or university concerned for the upgradation of SRF। तो जिन कैंडिडेट्स ने 2 साल पूरे कर लिए जेआरएफ के, उन्हें फिर अप्लाई करना होता है एज पर रूल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एसआरएफ। फॉर दिस अ 3-member committee will be constituted with a supervisor, head of department and external subject एक्सपर्ट टू इवेल्युएट द रिसर्च वर्क। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है 3 लोगों की, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, सब सुपरवाइजर होंगे और एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ द, इस तरीके से ये अपग्रेडेशन के लिए वो आपको वो कमेटी आपको इवेल्युएट करती है और उसकी जो रिपोर्ट है वो यूजीसी को भेजती है और सेटिस्फैक्टरी होने पर ही एसआरएफ में आपको कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं बताऊं कि यहाँ पे अपडेट क्या है। ये रूल तो यूजीसी ने बनाई हुई थी, लेकिन कई सालों से जेआरएफ टू एसआरएफ डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता था, अपग्रेड कर दिया जाता था। वहां पर रिलैक्सेशन दी हुई थी, कोई बहुत ज्यादा कमिटी एटसेट्रा इवैल्यूएशन एटसेट्रा नहीं होती थी। पर लास्ट ईयर 2019 की खबर है, 2019 की ऐसी न्यूज है कि यूजीसी ने सडनली ऑटोमेटिक कन्वर्जन टू एसआरएफ को स्टॉप कर दिया। मींस रूल्स तो थे कि जेआरएफ टू एसआरएफ कन्वर्जन के लिए इवैल्यूएशन होगी, पर उसमें रिलैक्सेशन दी हुई थी। An official said that the UGC is following the JRF SRF rules and now it is now withdrawing a relaxation given to the candidates in recent years। ये अपडेट है
अक्टूबर 15 2019 को, क्योंकि रिलैक्सेशन दी जाती थी तो कैंडिडेट्स बहुत कैजुअल हो गए थे और उन्हें JRF टू SRF आसानी से मिल जाती थी और वो अपने काम को बहुत स्मूथली कर सकते थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में ऐसे केसेस आए जहां पर SRF को ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू किया, स्टॉप किया गया और वहां पर उन्हें लेटर भेजा गया सभी कैंडिडेट्स को। एन ऑफिशियल लेटर सेंट टू स्कॉलर्स परसुइंग रिसर्च इन MPhil एंड PhD डिग्री in humanities and social sciences has put some of them in confusion and distress regarding the delivery of their JRF and SRF scholarship. The letter regarding the JRF and SRF scheme has said the commission stopped automatic conversion of the status of the fellowship from JRF to SRF. तो ये अपडेट यही थी कि the tenure of fellowship is initially for 2 years under the JRF scheme. Upon expiry of this period, according to UGC rule, the work of the fellow will be evaluated by expert. If the research work is found satisfactory, then the tenure will be extended for a further पीरियड ऑफ 3 years अंडर द एनहांस्ड इमोल्यूमेंट्स ऑफ द SRF। तो उन्हें इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद ही बढ़ी हुई रकम के साथ, बढ़े हुए अमाउंट के साथ SRF दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलैक्सेशन दी हुई थी वो अक्टूबर 2019 के बाद से स्टॉप कर दी गई। हालांकि रूल्स पहले भी थे लेकिन उन रूल्स में रिलैक्सेशन के साथ काम होता था, JRF टू SRF ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाती थी। तो यहाँ पर अब जो कैंडिडेट जिन्हें JRF मिल रही है, JRF टू SRF में कन्वर्ट होना चाहते हैं, या जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्हें JRF और SRF लेनी है, वह बहुत ही कॉशियस होकर बहुत ही केयरफुली काम करना होगा, क्योंकि आपके वर्क को 2 साल के बाद इवैल्यूएट किया जाएगा और तभी आपको SRF मिलेगी। इसमें आपके ऊपर एक अच्छी खासी स्ट्रेस लेवल भी है कि आपको अपना काम UGC के पूरे तौर तरीकों को फॉलो करते हुए करना है, सो दैट आपको JRF टू SRF कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज ये एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस बीच में PhD करते वक्त आपको हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली JRF और SRF लेने के लिए वर्क को, काम को जो कर रहे हैं आप PhD को, उसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही नॉर्म्स एक्सेट्रा फॉलो करते हुए करने चाहिए। चलिए एक आपको मैं जो इशू हुआ है लेटर वो दिखा दूं UGC की तरफ से, जिससे आपको पता चले कि क्या सीन चल रहा है अभी करेंटली। ये UGC के वेबसाइट पर ये ऑफिशियल लेटर थी 15 मई 2020 की नोटिस। ऑल रिसर्च फेलोज आर सपोज टू सबमिट फॉलोइंग रिपोर्ट्स एज पर शेड्यूल given below, in the absence of which fellowship payment will not happen। तो अभी रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि उन्हें बिल्कुल टाइम पर शेड्यूल के हिसाब से अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, अदरवाइज द फेलोशिप पेमेंट विल नॉट हैपन। इस तरीके से उन्हें डेट दी गई थी और कमिटी में मेंबर्स भी बताए गए हैं। 2 साल के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years सिंस ज्वाइनिंग 3 member इवैल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट अलॉन्ग विद 2 years कंसोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड PhD रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो इतनी सारी चीजों के बाद, इतनी सारी चीजों को लेकर सबमिट करने के बाद ही इवैल्यूएशन होगी 3 कमिटी मेंबर्स की, जिसमें आपको 2 साल की कंसोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी है JRF कैंडिडेट्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years, और PhD रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट करनी है। और इसके बाद जो फाइनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनकी सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट होगी, उन्हें फेलोशिप अपग्रेडेशन मिलेगी या एक्सटेंशन लेटर मिलेगा, इशू किया जाएगा EMR के द्वारा। इसी तरीके से अभी और रिलैक्सेशन की बात अगर हम करें तो हर 1 साल SRF जैसे ही स्टार्ट होती है, एवरी ईयर इवैल्यूएशन विल टेक प्लेस। ये इस नोटिस के हिसाब से पता चल रही है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd year, तो फिर 3 साल कंप्लीट होने पर वापस से इवैल्यूएशन होगी और फिर आपको एक्सटेंशन लेटर मिलेगी। इसी तरीके से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th year सिंस ज्वाइनिंग फिर 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और फिर वो आपको इवैल्यूएट करेगी, और फिर 5th year के लिए, एंड फाइनली 5th year में भी आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी। तो इस तरीके से SRF मिलने के लिए अभी कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे ही SRF शुरू होती है टेन्योर, आपको हर साल प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी रेडी रखनी होगी, सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करते हुए काम करना होगा,
ताकि आपके एसआरएफ अमाउंट, फेलोशिप अमाउंट टाइमली आपको मिल सके और स्मूथली मिल सके, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज अगर इनकेस पेमेंट स्टॉप की जाती है तो आपके पीएचडी वर्क में बहुत प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस कर सकते हैं। तो ये सेशन आपको मैंने पूरी जानकारी दी जेआरएफ के बारे में, एसआरएफ के बारे में। साथ ही साथ ये अपडेट बहुत बड़ी है कि अभी जेआरएफ के बाद एसआरएफ मिलने वाले कैंडिडेट्स को बहुत केयरफुली वर्क करना होगा। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद ही यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशंस लेकर मैं फिर आपके पास आती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।